Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हमारा CBSE issued sample paper for class 12 informatics practices for the session 2025 and 26. जी हाँ, इस एक पूरे सिंगल वीडियो में हम सारे के सारे सेक्शन ए से लेकर के 5 सेक्शंस तक कंप्लीट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूंगी कि आपको कौन सा सेक्शन किस टाइम पर अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए सो विदाउट एनी डिले कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास मिले। ठीक है, एंड यू नो व्हाट, इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप हमारा चैनल विजिट करो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आईपी क्लास 12 या फिर मैंने उसको पॉडकास्ट वाले सेक्शन में भी ऐड ऑन कर रखा है बिकॉज प्लेलिस्ट में काफी सारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आपकी जो रेलिवेंट प्लेलिस्ट है वो मैंने आपका पॉडकास्ट वाले सेक्शन में भी ऐड ऑन कर रखा है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देख लिया ना अच्छे से एक बार, तो आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको लगे कि हमने पहली बार पढ़ा है। ठीक है, सो डेफिनेटली एक वीडियो को एक कंसेप्ट को अच्छे से जरूर चेकआउट करना, राइट। इस वीडियो में मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी आप लोगों के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में वो सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए सो नाउ विदाउट एनी डिले कर देते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आपका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा और आपका 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा पेपर। देखो ब्लूप्रिंट से ना आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना वो किस तरीके से आने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो भी आपका डेटा फ्रेम या सीरीज में से आपका ट्रू फॉल्स टाइप आएगा, फिर आपका एक एसक्यूएल का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सेक्शन ए में बेसिकली आपके 21 क्वेश्चन है, 1 मार्क के रहेंगे। सेक्शन बी में आप लोगों के 7 क्वेश्चंस हैं, वो आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं फ्रॉम 22 टू 28। एंड सेक्शन सी में आप लोगों के 4 क्वेश्चंस हैं, वो आपके 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर के। और सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के। ठीक है, तो आईपी में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोड लिखना है जैसे सीएस में होता है ना हमारे पास, आपको शायद नहीं पता होगा, कोडिंग लिखने आते हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स लिखने आते हैं। आईपी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सिंपल सा पेपर है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिखी है, इन केस ऑफ एमसीक्यू टेक्स्ट ऑफ द करेक्ट आंसर शुड आल्सो बी रिटन। तो लिख देना, ऐसा ना कि एग्जाम के बाद आकर के वो कि मैम हमने ये लाइन नहीं पढ़ी थी, हम एमसीक्यू का सिर्फ ऑप्शन लिखा है। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम कंसिडर हो गया था बट कोशिश करना जो चीज इंस्ट्रक्शन में लिखी है उसको हम फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए से। इसमें आपके 21 क्वेश्चन है, 1 मार्क के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो मेरा ट्रू फॉल्स टाइप का है और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द ड्रॉप मेथड कैन बी यूज्ड टू रिमूव द रोज और कॉलम्स फ्रॉम अ पांडास डेटा फ्रेम। ठीक है, सो हमारा पांडास डेटा फ्रेम में ड्रॉप फंक्शन है, तो क्या उससे मैं अपने कॉलम्स और रोज दोनों को रिमूव कर सकती हूँ? सो द आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगी कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करना है, प्लस मैं उसमें ड्रॉप फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करूंगी। सो यहाँ पर मैं पाइचाम ओपन कर लेती हूँ। आप चाहो तो कोई भी अपना आइडियली ओपन कर सकते हो, आप आइडियली ओपन कर सकते हो, वीएस कोड में कर सकते हो। ठीक है, किसी में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पाइचाम ओपन कर लिया। हाँ एनाकोंडा में भी कर सकते हो, थोनी में भी कर सकते हो, काफी सारे आईडीज अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सो ये हमारा ओपन हो गया। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आंसर ट्रू बताया और दैट्स इट, नो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, एक पांडास इंपोर्ट करा लेते हैं। इंस्टॉल मैंने कर रखा है। ठीक है, पिप कमांड से। और अब मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाऊंगी। सो डेटा फ्रेम आप कोई भी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। लेट सपोज मैंने एक नेम से वो लिया और यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट सपोज रिया, सिया, जिया और टिया। ठीक है, कुछ नेम्स लिखे एंड फिर मैंने मार्क्स नेम से एक लिस्ट ली
और यहाँ पर मैंने इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे। फिर मैंने एक स्ट्रीम नेम से लिस्ट लिया और फिर मैंने इनकी स्ट्रीम लिख दी। लेट्स सपोज आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है, तो की तो मेरे पास क्या हो गई नेम, वैल्यूज में ये वाली पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट मेरे पास होगा मार्क्स, फिर मैं ये वाली पूरी लिस्ट दे दूंगी इसको, और ये मेरे पास हो गया लास्ट में स्ट्रीम और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो बेसिकली डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना लिया। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम कैसे लिखोगे, डी और एफ कैपिटल, स्पेस नहीं आएगा, ब्रैकेट में किसके थ्रू कर रहे हो, इस डिक्शनरी डी के थ्रू, तो मैंने यहाँ पर डी लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर रही हूँ, प्रिंट डीएफ, इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं। तो ध्यान से देखो मेरे पास ना ये डेटा फ्रेम प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, अब देखो डिक्शनरी की जो कीज है वो मेरे कॉलम के नेम्स बनेंगे, राइट। इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पर नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 चलेगा। अब क्वेश्चन था कि जो ड्रॉप फंक्शन है, अब मैं यहाँ पर अपना ना डीएफ प्रिंट कराने के बाद डीएफ डॉट ड्रॉप फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, अब ये रोज और कॉलम्स दोनों पे वर्क करता है। बाय डिफॉल्ट ना ये आपका रोज पर वर्क करता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से इस जिया को रिमूव कर लिया। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 रो का इंडेक्स। ठीक है, और कोमा करके देखो इन प्लेस ट्रू भी लिखना है, अदरवाइज क्या होगा वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं होगा। सिर्फ मैंने सपोज इतना लिखा, मैंने प्रिंट करा दिया, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो क्या यहाँ से वो जिया डिलीट हुआ, नहीं हुआ। वहीं अगर मैं यही वाली चीज प्रिंट फंक्शन में लिख देती हूँ, यही सेम चीज मैं प्रिंट फंक्शन में लिख देती हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जिया तो डिलीट हो गया बट ओरिजिनल में नहीं हुआ। कैसे पता ओरिजिनल में नहीं हुआ है, यहाँ दोबारा से डेटा फ्रेम प्रिंट करा लो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर तो ये मेरा फर्स्ट टाइम जो डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट कराया वो है। यहाँ पर मैंने यहाँ देखो जिया को डिलीट करा, चला गया। अब यहाँ फिर से जी आ गई, दैट मीन्स वो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम में डिलीट नहीं हुआ था। तो इन प्लेस करने के लिए ना यहाँ पर हम ट्रू लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ। डीएफ डॉट ड्रॉप किस रो को करना है, उसका इंडेक्स कोमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो दैट मीन्स वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज हो जाएगा। देन जिया डिलीट हो गया। एक इसमें एक्सेस आर्ग्यूमेंट होता है 0 फॉर रोज एंड 1 फॉर कॉलम। बाय डिफॉल्ट ये आपका रोज पर वर्क करता है, तो यहाँ पर रोज के लिए एक्सेस 0 लिखना मेरे लिए ऑप्शनल। डन। अब वही अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो मेरे को लेट्स सपोज स्ट्रीम कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी स्ट्रीम। ठीक है, अब एक्सेस में क्या कर दूंगी 1, बिकॉज ये कॉलम में है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब देखो यहाँ से मेरे पास स्ट्रीम कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, सो मैंने आपको इससे रो और कॉलम्स को डिलीट करके दिखा दिया। मल्टीपल भी कर सकते हो, उसको विद इन ब्रैकेट्स लिस्ट में ले देना। सपोज मैंने लिखा स्ट्रीम और फिर मैंने लिख दिया मार्क्स, कि ये 2 चीजें डिलीट करनी। ठीक है, सेम आपका रोज में भी है कि अगर आप 1 और 2 का विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख दोगे तो आपके मल्टीपल रोज और कॉलम्स डिलीट हो जाते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। अब एसक्यूएल क्वेरी का सेलेक्ट मोड 5,6। ठीक है, अब देखो मॉड फंक्शन मुझे क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, मॉड फंक्शन मुझे क्या देगा, रिमाइंडर। अब देखो तुम सोचोगे 6 1 6, 6 में 5 या 1 तो रिमाइंडर 1। अगर सपोज 1 ऑप्शन में भी होता तो हो सकता है टिक भी कर देते। ठीक है, बट देखो मॉड्यूलस के केस में जब भी फर्स्ट नंबर छोटा हो ना सेकंड से, तो आंसर हमेशा फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मॉड ऑपरेटर के केस में जब भी मेरे पास फर्स्ट वाला मीन्स नंबर स्मॉल है एज कंपेयर टू सेकंड वाला, तो आंसर हमेशा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार साथ में MySQL भी ओपन कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट मोड
और 5,6। तो पहले वाला नंबर छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा 5। देखो अदरवाइज ये डिवाइड करते क्या रिमाइंडर देता। सपोज मैंने लिखा 3, तो 3 1 सा 3, 5 में से 3 गए 2, तो अब आंसर क्या आएगा मेरे पास 2। ठीक है, चलिए सो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज 5। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। Shruti received an email that appeared to be from a popular social media platform requesting her to click a link to reset her password. The link directed her to a fraudulent website designed to capture her login credentials. This situation is an example of which type of cybercrime? It's phishing. देखो फिशिंग में क्या होता है कि ओरिजिनल जैसी दिखने वाली एक और वेबसाइट बनाई जाती है, उसका लिंक आपको दिया जाता है। ठीक है, सपोज मेरे को आपके एफबी के क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसके जैसा ही दिखने वाला एक वेब पेज डिजाइन करूंगी और उसका लिंक आपको दूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूआरएल में डिफरेंस होगा। लाइक फेसबुक में मैंने डबल ओ की जगह ट्रिपल ओ दे दिया, इस तरीके से जो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आप एकदम से नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिशिंग। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू राइट अ पांडास डेटा फ्रेम टू अ सीएसवी फाइल। अब देखो अगर मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, अब मैं उसको अपना सीएसवी फाइल में भी डाल सकती हूँ या फिर आप सीएसवी फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा ला सकते हो, मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें करा सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है, मेरे पास df.toCSV फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट। देखो डेटा फ्रेम तो हमने क्रिएट करा ही हुआ है, अभी डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया हुआ, इस ड्रॉप को मैं हटा देती हूँ और आपने सिंपल क्या लिखना है, df.toCSV और प्लस करके आपने 5 देना है कि आप इसको कहाँ पर एक्सपोर्ट कराना चाहते हो। ठीक है, सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट कराना चाहती हूँ और यहाँ पर मैं इसका पाथ यहीं से ले लेती हूँ, फाइल से डेस्कटॉप का पाथ लेना जस्ट। तो डेस्कटॉप का पाथ है मेरे पास सी ड्राइव यूजर स्वाति चावला डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये पाथ में यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो या तो रॉ स्ट्रिंग लिख लो, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है रॉ स्ट्रिंग, मतलब कि जो आपने यहाँ पर ये स्लैशेस है ना, ये एज इट इज सिंगल वाले उसको कंसीडर करेगा। अदरवाइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम होता या कुछ भी, आपको देखो यहाँ पर आता है ना कि \n/t, मेरा नाम सपोज टी से तमन्ना होता है, तो \t तो टैब के लिए होता है, राइट, तो उसको कंसीडर कर लेता। बट यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो इसमें पाथ लिखा ना उसका एज इट इज लिखो। अगर रॉ स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तो यहाँ पर डबल स्लैश लगाओगे, एक ही बात। ठीक है, सो मैंने सोचा क्या इसको डबल करना, मैं सिंपल यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, रॉ स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप अपने फाइल का नेम दे दो। सपोज मैंने लिखा student data.csv। ठीक है, बस इतना सा काम करना आपको। इसको आपने एग्जीक्यूट किया, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो स्टूडेंट डेटा नेम से यहाँ पर आपकी ये सीएसवी फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको ओपन करो, रियस या GRT वाले नेम से चेक कर लेते हैं, वही है हमारी ये सीएसवी फाइल। यस, सो देखो यहाँ पर। ठीक है, सो भी हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया उससे देखो हमने toCSV फंक्शन लगा करके अपना CSV फाइल में भी अपना डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया। और अगर CSV फाइल से डेटा रीड करना हो तो वहां पर हमारा रीड CSV फंक्शन है। ठीक है, read_CSV। नेक्स्ट है मेरे पास विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में करना। मॉडर्म करता है, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। तो 5th क्वेश्चन का मेरे पास हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउंड फंक्शन num, 0 इन SQL एज्यूमिंग num इज अ नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका जो नंबर है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, नंबर क्या है मेरे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट राउंड और 44 56 पॉइंट, ये मेरा एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला नंबर है। ठीक है, और कोमा करके मैंने क्या लिख दिया, 0। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मेरा नंबर क्या है 456.789, सेमीकोलन लगाया तो मेरे पास नंबर आया 457। राउंड ऑफ हो गया ना, 6 के बाद देखो 7, बिकॉज ये वाला नंबर जो आपका 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट सपोज 7 की जगह मैं लिख देती हूँ 189। ठीक है, सेमीकोलन लगाए, एंटर। अब नंबर क्या है 456, दैट मीन्स ये राउंड ऑफ कर रहा है। तो अब देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, राउंड्स द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया ना, इंटीजर में आंसर आया। ये 0 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन पार्ट आपका ये हटा रहा है। तो राउंड्स द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर,
ऑलवेज राउंड्स द नंबर अप, हमेशा तो राउंड नंबर अप नहीं कराना उसने, मैंने आपको दिखाया अगर मैंने 189 लिया तो नंबर लिखा था राउंड ऑफ कर रही है। लीव्स द नंबर अनचेंज, नो। ऑलवेज राउंड्स द नंबर डाउन, नो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने आपको ये सारे पार्ट्स प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Arushi has written a novel and wants to protect her literary work. Which type of intellectual property right will help her to do that? देखो इसका आंसर है कॉपीराइट। मेरे पास ना 3 चीजें हैं, ध्यान से समझना। एक कॉपीराइट, एक होता है मेरे पास पेटेंट, और एक होता है मेरे पास ट्रेडमार्क। तीनों होते तो मेन पर्पस ये है कि जो आपका खुद का कुछ नया आपने इन्वेंट किया ना उसका प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कोई उसका अनऑथराइज्ड यूज एक्सेस ना कर पाए। कॉपीराइट जनरली होता है अगर आपने कुछ फिक्शन वर्क, लिटरेरी वर्क, कुछ बुक लिखा है, कुछ पेपर थीसिस लिखी है, कुछ समथिंग रिटन जो आपने लिखा है, आपका लिटरेरी वर्क जो है, ठीक है, नॉवल हो गया, उसके लिए जनरली कॉपीराइट होता है। पेटेंट होता है कि अगर आपने खुद का कुछ इन्वेंशन किया है जो अभी तक था ही नहीं, उसके लिए हम लोग पेटेंट लेते हैं। ठीक है, फिर होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है कोई कंपनी का नेम हो गया, बिजनेस का नेम, उसका लोगो हो गया, उसको आप लेना चाह रहे हो, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रेडमार्क। ठीक है, सो लिटरेरी वर्क के लिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, कॉपीराइट। ट्रेडमार्क नहीं आएगा, बोथ कॉपी एंड ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास द डिफॉल्ट इंडेक्स यूज इन अ पांडास सीरीज। अगर कोई इंडेक्स हमने नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, ABC नहीं होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है, रैंडम इंटीजर्स भी नहीं होते हैं। डी पार्ट करेक्ट है, कंसेक्यूटिव मींस लगातार इंटीजर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और उसके आगे चलेंगे, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट्स दैट हैज 1 प्राइमरी की एंड 3 अल्टरनेट कीज। तो कैंडिडेट कीज आपने बतानी है कितनी होंगी, राइट। अब देखो कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, which are able to become the primary की। तीनों की डेफिनेशन क्लियर है ना, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। देखो इन तीनों में होता क्या है कि कैंडिडेट कीज आपकी वो कीज होती है विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप लोगों का डेटा है, यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर। ठीक है, सो सपोज ये आपके सारे क्या है, कैंडिडेट कीज है, जिसको मैं मीन्स जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगे। आउट ऑफ सारे जितने भी कैंडिडेट कीज है मैंने एक को प्राइमरी की ले लेती हूँ, रिमेनिंग आपकी अल्टरनेट कीज हो जाती हैं। तो ये सारी तो स्टार्टिंग में क्या थी, कैंडिडेट कीज थी ना, दैट मीन्स प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की आपकी क्या हो जाती है, कैंडिडेट कीज होती है। तो 1 + 3 is 4। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ VoIP टेक्नोलॉजी। VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आप कम्युनिकेशन करते हो ना वॉइस के थ्रू, जो आपका इंटरनेट के थ्रू होता है, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उसमें आपका VoIP प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप नॉर्मल फोन कॉल कर रहे हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, वो आपका VoIP प्रोटोकॉल नहीं यूज होता है। ठीक है, सो इंटरनेट टेलीफोन, अगर आप किसी को टेलीफोन कर रहे हो जहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन भी यूज हो रहा है, तो वहां पर आपका ये VoIP प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट इज which of the following SQL function is used to count the non-null values in a column named column name, non-null। देखो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो स्टार है ना SQL में ये रिप्रेजेंट करता है ऑल को, ये कहीं भी आ जाए, सिलेक्ट के साथ आ जाए, काउंट के साथ आ जाए, इस तरीके से। तो सम और एवरेज को तो छोड़ दो, ये तो काउंट नहीं करेगा। काउंट स्टार है तो ये सारी वैल्यूज काउंट करेगा, नल भी और नॉन नल भी। ये जो कॉलम नेम है ना, ये आपकी नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। तो दैट मीन्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग SQL फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नॉन नल वैल्यूज, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन 2 पांडा सीरीज विद डिफरेंट इंडाइसेस, इंडेक्सेस, इंडेक्स का प्लूरल है बेसिकली। ठीक है, सो व्हेन 2 पांडा सीरीज with different indices are added, the result is dash। मतलब आपके पास 2 सीरीज है, इंडेक्स अलग है, आप उन 2 सीरीज को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, तो हम पहले एक बार इसको पहचान में एक सीरीज बनाते हैं फटाफट से।
ठीक है, मैंने एक सीरीज बनाई, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक लिस्ट के थ्रू बना लेते हैं सिंपल सी। एक मैंने सेकंड लिस्ट लिया एंड फिर मैंने क्या किया, इसको मैं L1 और इसको मैं L2 दे देती हूँ। ठीक है, एक सीरीज 1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज का S कैपिटल होगा, इस लिस्ट के थ्रू मैंने कर लिया है उसको क्रिएट, और एक सीरीज 2 मैंने बनाई है। ठीक है, आपको आता ही सीरीज और डेटा फ्रेम का क्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो फिर मेरे पास आ गया प्रिंट S1 प्रिंट S2। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी तो इनके इंडेक्सेस क्या है, सेम है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 1 2 3 और ये उसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट S1 प्लस S2, अगर उनके इंडेक्सेस क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यूज ऐड हो जाती है। मतलब ये कि जैसे 0 इंडेक्स पर 4 है, 0 इंडेक्स पर 3 है, तो 4 + 3 7, 0 इंडेक्स पर क्या आ गया मेरे पास 7, राइट। फिर 1 इंडेक्स पर मेरे पास है 5, इधर 1 इंडेक्स पर है 5, तो 1 इंडेक्स पर क्या हो गया 10, इस तरीके से। ठीक है, अगर मेरे पास इंडेक्स मैच नहीं कर रहे, मतलब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स वाला आर्ग्यूमेंट डाल दूं और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज A B C एंड D। ठीक है, और एक यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स इक्वल्स टू, कुछ सेम लिख देते हैं कुछ वैसे लिख देते हैं। ठीक है, D और A F और G। ठीक है, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये आपकी कुछ 2 सीरीज बनी है। ठीक है, अब देखो ये ऐड कैसे हो रही है, ये A इंडेक्स है, इसमें A इंडेक्स है, 5 + 4 9, ये 9 की वजह से 9.0 आ रहा है। ठीक है, B इंडेक्स पर है 5, इसमें B इंडेक्स नहीं है ना, तो B इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, नैन, नॉट अ नंबर। फिर है C इंडेक्स पर 6, इसमें C इंडेक्स नहीं है ना, तो C पर क्या आ जाएगा, नैन, मीन्स जिसके साथ करस्पॉन्डिंग ऐड करने वाला नंबर नहीं किससे रिप्लेस हो जाएगा, नैन से। फिर है D पर 7, D पर 3, 7 और 3 10, D पर आ गया 10, नैन की वजह से 10.0। फिर है F7, उसमें F के साथ नहीं है, तो F के साथ नैन और G के साथ नैन। ठीक है, सो बेसिकली जो मिसिंग इंडेक्सेस है ना, उसकी वैल्यूज के साथ क्या पे आ रहा है, मिसिंग वैल्यूज में नैन आ रहा है। अब हम इसके जरा ऑप्शन देखते हैं। अब देखो मैंने आपको विद डिफरेंट इंडेक्सेस मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया ना, अब आप इजीली समझ जाओगे ऑप्शंस देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, खुद बताना जरा। एरर अकर्स, क्या मेरे पास कोई एरर आया, नहीं। इंडाइसेस आर इग्नोर्ड और एलिमेंट्स आर एडिट इन ऑर्डर, नो। द रिजल्ट हैज ऑल द इंडाइसेस विद मिसिंग वैल्यूज फिल्ड विद नैन, ये ठीक है कि सारे इंडेक्सेस आए हैं दोनों सीरीज की, और जो मिसिंग वैल्यूज है वो किससे रिप्लेस हो गई, नैन से। Only common indices are retained in the result, no. So correct answer is option C. Next है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। In India, the primary law that deals e-commerce and cyber crime is IT Act 2000 है हमारे पास, Information Technology Act। Next है क्वेश्चन नंबर 14। Which SQL command is used to sort the rows in either ascending or descending order of values in a specific column? तो अगर मुझे SQL में क्या करना है, रिकॉर्ड्स को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन सी कमांड है मेरे पास, ऑर्डर बाय कमांड। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कमांड्स सेलेक्ट द फर्स्ट 3 rows of a data frame DF assuming that labeled indexes are consecutive integers starting from 0। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है फर्स्ट 3 रोज कहाँ किससे आएंगे मेरे पास। ठीक है, क्या बताना है, फर्स्ट 3 रोज। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपना हमने डेटा फ्रेम बनाया था ना, अभी वापस से उसी डेटा फ्रेम को ले आते हैं। अब मैंने क्या करा, 1 2 3 4, 1 2 और ऐड कर दे, निया भी नेम होता है, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने मार्क्स लिख दिए और ये हमने क्या लिख दिया, स्ट्रीम लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास ना एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मुझसे वो क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कमांड सेलेक्ट द, देखो उसने बोला लेबल्ड इंडेक्सेस कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हमारे भी इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, कंसेक्यूटिव है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट 3 रोज चाहिए, मतलब कि ये थी 0 1 2 वाली चाहिए, राइट। तो बस अब बताना, अब फर्स्ट क्या है, df डॉट लॉग 3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज प्रिंट df डॉट लॉग 3। तो मैं यहाँ स्मॉल वाला df ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो df डॉट लॉग 3, तो ये मेरे को कौन कौन से रिकॉर्ड्स दे रहा है, लॉग फंक्शन है ना, लॉग आपका क्या करेगा 0:3, 0 से स्टार्ट करेगा और 3, दैट मीन्स एंडिंग वैल्यू भी, स्टॉप वैल्यू भी इंक्लूड करता है, आई लॉग में नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर आपका स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दोनों इंक्लूड होंगी। तो मेरे पास सिर्फ निया नहीं आया, 0 से 3 तक सारे आ गए, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। df डॉट लॉग 2 चलेगा, क्यों चलेगा df डॉट लॉग 2, क्योंकि अगर ये चलेगा तो 0 1 2, तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड से तो चाहिए थे ना, तो ये फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आ गए। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन बी। फिर भी हम सी में देख लेते हैं क्या, df डॉट लॉग 0:4, तो 0:4 है, तो 0 से लेकर के 4 तक रिकॉर्ड्स दिखा देगा, 0 से 4 इंडेक्स के आगे सारे। नेक्स्ट है मेरे पास 1:4, 1:4 है, तो फर्स्ट वाले उसको छोड़ करके 1 से 4 तक के दिखा देगा, दोनों वैल्यूज इंक्लूड करेगा, 1 भी और 4 भी, ठीक है। इसको आई लॉक करें, आई लॉक करते ही देखो क्या हुआ, आपके जो स्टॉप वैल्यू है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, स्टार्टिंग वैल्यू तो होती है बट स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, उससे कम तक चलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अब मेरे पास आंसर क्या है, बी। लॉक और आई लॉक पे तो बहुत बढ़िया वीडियो बनी हुई है, जरूर देखना उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजीज एवरी नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, मैश टोपोलॉजी से कनेक्टेड होता है, मतलब कि एवरी नोड टू एवरी अदर नोड, ये मेरे पास कुछ कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड, तो 1 2 3, ये उसके बाद ये इससे, ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका किस में होता है, मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मेरे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ instr फंक्शन इन एसक्यूएल। instr फंक्शन क्या करता है कि आपको सबस्ट्रिंग की पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने लिखा सेलेक्ट instr और यहाँ पर हमने लिखा पाइथन और फिर मैंने लिख दिया th। तो अब th मेरे पास है पढ़ाना, मीन्स th आपकी सबस्ट्रिंग है, पाइथन आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है। तो अब ये देखो ये कौन से कैरेक्टर पर है, इंडेक्सिंग 0 वाला केस नहीं है इसमें, ठीक है। 1 2 3, th देखो कंसेक्यूटिव किस पर आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो आंसर क्या हो गया 3। अगर इन केस वो नहीं होता, सपोज मैंने बोला thi नहीं है, तो क्या आता है 0, प्लस अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया लेट्स सपोज कैपिटल H, तो भी देखो आंसर 3 आ रहा है। मतलब आपका जो MySQL में instr फंक्शन है केस सेंसिटिव नहीं है, ओरेकल में है। देखो ओरेकल भी मेरा आपका एक DBMS सॉफ्टवेयर है, MySQL भी, बट ओरेकल में आपका ये केस सेंसिटिव होता है, MySQL में आपका instr फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दिया, ठीक है। कैपिटल TH लिखा, फिर भी इंडेक्स क्या दिखा रहा है, ये 3। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, तो आंसर क्या हो गया, टू फाइंड द, टू रिप्लेस कैरेक्टर नो, टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नो, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, यस, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, which of the following Python statements create an empty pandas data frame, PD is analyze for pandas। देखो empty data frame के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये pandas इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट pandas as pd डॉट डेटा फ्रेम और ये empty ब्रैकेट लगा दो पैरेंथेसिस, तो आपका सिंपल क्या बन जाएगा, empty data frame क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not an aggregate function in SQL। तो एग्रीगेट फंक्शन सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट स्टार, ये सारे, ठीक है। सम में अब पर आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 20 मुझे क्या कहता है कि द आउटपुट ऑफ प्रिंट df एंड प्रिंट df डॉट लॉग कॉलन विल बी सेम,
फॉर अ डेटा फ्रेम डीएफ, ठीक है। वो कह रहा है आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, आप सिंपल उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे या फिर डॉट लॉक लगा के कॉलन लगा के प्रिंट करा रहे, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है, आएगा। द स्टेटमेंट प्रिंट df डॉट लॉक कॉलन will display all rows and columns of the data frame df thus showing the entire data true। देखो assertion भी true है, reason भी true है और उसकी वो explanation भी है। ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऐसे ऐसे ही बोला उसने प्रिंट कराने को। तो देखो मेरे पास दोनों से तो सेम डेटा प्रिंट हो रहा है। इसको मैं एग्जीक्यूट करा देती हूँ। दोनों से तो मेरे पास सेम डेटा प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है। सो दैट मीन्स ये डॉट डीएफ करके सिर्फ कॉलन लगा दिया मैंने पैरेंथेसिस में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में, तो भी आपका वही काम करते हैं। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि सारे का सारे रोज और कॉलम्स दिखा रहे हैं। तो assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 क्या कह रहा है? द इंसर्ट इनटू कमांड इज अ डीएमएल कमांड, ठीक है। इंसर्ट इनटू आपकी डीएमएल कमांड है और द डीएमएल कमांड आर यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। हाँ, एक चीज और होती है कि अगर ये चीज और लिख देते साथ में कि भाई डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट द डेटा, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, ठीक है। सो दोनों के लिए आंसर क्या है? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, राइट। सो इसी के साथ आप लोगों का जो है सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी। सो नाउ सी हियर, सेक्शन बी में आप लोगों के टोटल 7 क्वेश्चंस है और वो सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के, तो सेक्शन बी विल बी ऑफ 14 मार्क्स। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 आता है सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज अ डेटा फ्रेम इन पांडास और मेंशन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ डेटा फ्रेम। और पार्ट में लिख करके दिया है कि लिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस बताना है। तो देखो डेटा फ्रेम आपका क्या है, सीरीज आपका 1 डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल है। तो डेटा फ्रेम में आप लिख दो 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है, रोज और कॉलम्स होता है। प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो इसका जो साइज है वो फ्लेक्सिबल, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, म्यूटेबल होता है। रोज और कॉलम्स को हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं, राइट। इसमें साइज भी और वैल्यू भी आपकी दोनों क्या होती है, म्यूटेबल होती है। सीरीज में आपका 1 डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम आपका 2D है। सीरीज में आपका जो साइज वो इम्यूटेबल होता है, डेटा फ्रेम में आपका जो साइज है वो म्यूटेबल होता है। और भी जो आपको लगता है आपका जो सीरीज है वो होमोजीनियस है, सॉरी सीरीज आपका क्या है, आपका प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। सो आपका जो डेटा फ्रेम है, देखो होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप का। अब आप इसको इस तरीके से याद रखना कि डेटा फ्रेम में आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो वो सेम टाइप का तो नहीं होगा ना। तो डेटा फ्रेम आपका हेट्रोजीनियस होगा, सीरीज आपका होमोजीनियस टाइप का होगा, ठीक है। और भी जो आपको लगे डिफरेंस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ई वेस्ट, मेंशन एनी वन इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो देखो ई वेस्ट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो खराब हो चुका है उसको आप एक तरीके से डिस्पोज ऑफ किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपका लैपटॉप या टैबलेट खराब हुआ तो आपने उसको डस्टबिन में उठा करके फेंक दिया, इस तरीके से डिस्पोज नहीं करोगे ना। तो मेंशन एनी वन इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट, कि आपका जो ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट पता लग गया क्या होता है, रेफर्स टू डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना उसको आप जब डिस्कार्ड कर रहे हो, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं कि आपके जो ई वेस्ट होते हैं ना केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं सोइल वाटर, तो आपका जो इनको आपका एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24, रवि वांट्स टू क्रिएट अ पांडास सीरीज एज शोन बिलो। ये सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। हेल्प हिम इन कंप्लीटिंग द कोड बिलो टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ 2 मार्क्स में, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करके, मतलब सीरीज को खुद से क्रिएट भी नहीं करवा रहे आपसे, बस हमें क्या करना है जैन 31 और इस तरीके से हमें क्या करना है सीरीज को क्रिएट करना है। तो ये सेम कोड मैंने लिख लिया, इंपोर्ट करके पांडास लिखोगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। और एक चीज तो इसने लिख रखी, नोट दैट SER डेटा इज अ डिक्शनरी। तो ये आपकी क्या है, डिक्शनरी।
PD डॉट में आपको पता है क्या लगेगा, सीरीज लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्या लिखोगे। अब देखो डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी में आपका डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा तो मैं ऐसे लिख दूँ ना, Jan 31, Feb 28 और March 31, Jan 31, Feb हो गया यहाँ पर 28 एंड देन March, और यहाँ पर हो गया मेरे पास 31, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं जरा। देखो जो आपकी डिक्शनरी की कीज है ना, वो आपके सीरीज के इंडेक्स बनते हैं। तो इंडेक्स बन गया Jan, Feb, March, और इस तरीके से डेटा मेरे पास आ गया। सिंपल आंसर देखना चाहो, पांडास से इंपोर्ट पांडास एस PD, हमने डिक्शनरी बनाई और वहां पर सीरीज फंक्शन को कॉल किया था। सिंपल। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मुझे कह रहा है, Rohan, a class 12 student has written the code for a website but is unsure how to make it available on the internet. उसने वेबसाइट बनाई है बट उसको ये नहीं पता कि इसको इंटरनेट पर कैसे अवेलेबल कराना है। Explain to Rohan the role of a web server or web hosting in ensuring availability of his website on the internet. देखो वो वेब होस्टिंग करेगा, सर्वर पर स्पेस लेगा, तभी उसकी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पर अवेलेबल रहेगी। तो आपको क्या बताना है, तो वेब सर्वर बताना है। वेब सर्वर आपके क्या होते हैं, कुछ कंप्यूटर सिस्टम ही होते हैं। देखो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है वो किसको सेंड करता है, सर्वर को सेंड करता है। तो इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट, उनको एक्सेप्ट करेगा और फिर उनको रिस्पॉन्ड करेगा। और वेब होस्टिंग क्या होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपको सर्वर पर स्पेस चाहिए, डोमेन नेम लेना, तो ये सारा मीन्स आपको एक तरीके से कौन प्रोवाइड करता है, वेब होस्टिंग। इट इज अ सर्विस दैट स्टोर और मेंटेन अ वेबसाइट में आपकी जितनी भी फाइल है सर्वर पर जो सारा का सारा यूज हो रहा है वो ही सारा का सारा स्टोर करेगा, सो दैट आपकी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन एक्सेसिबल रह सके। और करके पूछा हुआ है कि या तो ये चीज लिखो या फिर लिखो VoIP और मेंशन एनी वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट। VoIP मैंने आपको बताया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इट अलाउज वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट और कोस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा आपको इसमें कोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट SQL क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, SQL की क्वेरीज लिखनी है क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, जो सा भी डे है, फॉर द डेट दिस, ये आपको डेट की है, ठीक है। सो आपको क्या बताना है, नेम ऑफ द डे। तो डे नेम फंक्शन है मेरे पास, स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। सेलेक्ट डे नेम, इससे मुझे डे नेम बताना मीन्स 2026 में 1 जैन को क्या डे हो, ठीक है। सो वो होगा थर्सडे। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पर मेरा वेबकैम आ रहा होगा, आपको विजिबल नहीं होगा, बट मैं चेक कर लेती हूँ। 2026 Jan 1 थर्सडे, ठीक है। आप अपने फोन में चेक कर लेना, बट इसने करेक्ट बताया। सेलेक्ट डे नेम और ऐसे लिख दोगे। फिर है मेरे पास फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग। अभी हमने पहले भी किया था ना, सबस्ट्रिंग की पोजीशन चाहिए तो कौन सा फंक्शन लगाया था, InStr। तो आपको क्या सबस्ट्रिंग क्या है, इंडिया, और स्ट्रिंग क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सेलेक्ट InStr फंक्शन लगा दें, इनक्रेडिबल इंडिया, और आपका जो स्ट्रिंग है दैट इज सबस्ट्रिंग क्या है, इंडिया, सॉरी, चलो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, आगे इंडेक्स। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन यूज होगा दैट इज InStr। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वो मुझे कह रहा है डिफाइन डिजिटल फुटप्रिंट और डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। देखो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि आप ऑनलाइन कुछ भी काम करो, आप चाहे कितना ही शातिर दिमाग लगा लो, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ डिलीट कर दिया, और जो भोले वाले बच्चों को तो लगता है कि इनकॉग्निटो मोड पे कर लो तो कुछ नहीं दिखता, हिस्ट्री डिलीट कर दी तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हो ना, मीन्स अगर आपने एक बार पैर रख दिया इंटरनेट पर, एक बार कदम रख दिया, तो आपके जो निशान है ना वो छपने ही छपने हैं, आए समझ में। तो यही डिजिटल फुटप्रिंट होता है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जो आप लोग इंटेंशनली, आपको पता है कि आप कुछ फोटो अपलोड कर रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट डाला, तो आपको पता है कि हाँ ये तो इसका निशान जाना, मीन्स फुटप्रिंट जाना ही जाना है, आपकी इन्फॉर्मेशन जानी ही जानी है, ठीक है। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो,
पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं जो आपको अनइंटेंशनल मीन्स आपको पता नहीं लगता, फिर भी जैसे आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, आप लोगों की लोकेशन एक्सेस कर लेते हैं, फोन का मॉडल एक्सेस कर लेते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ट्रेसेस ऑफ अ पर्सन्स ऑनलाइन एक्टिविटी, कि आप जो भी कुछ ऑनलाइन करते हो उसकी एक्टिविटी मीन्स उसका सारा का सारा डिटेल, उसके ट्रेसेस। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इंटेंशनल पोस्ट और अपलोड, जो आप इंटेंशनली मीन्स आपको पता है। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट अनइंटेंशनल, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज क्रिएट करी मैंने अभी अनन्या जावेद, फिर मैंने मार्क्स नेम से एक वेरिएबल लिया, फिर एक सीरीज बनाई 85, 92, 88, फिर मैंने डेटा नेम से एक वेरिएबल लिया, डिक्शनरी बनाई, नेम और ये स्टूडेंट्स और ये मार्क्स और उसके मार्क्स। तो बेसिकली मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है यहाँ पर सीरीज के थ्रू। अब मैं क्या कर रही हूँ, रीनेम कर रही हूँ कॉलम्स को, जो नेम वाला कॉलम था ये, इसको मैं स्टू नेम लिख रही हूँ, और मार्क्स को मैं क्या लिख रही हूँ, स्कोर लिख रही हूँ, ये वाला कॉलम, और इन प्लेस को क्या लिख रही हूँ, ट्रू लिख रही हूँ, ठीक है। सो देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप सीरीज बनाओगे, हाँ मैं आपको स्टूडेंट्स और मार्क्स प्रिंट करा के दिखाती हूँ। तो देखो जब आपने सीरीज क्रिएट करी, इंडेक्स नहीं दिया ना, तो 0, 1, 2 अभय अनन्या जावेद, और 0, 1, 2, 85, 92 और 88, ये सीरीज बन गई, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, एक डेटा वेरिएबल में डेटा फ्रेम बनाया, आप चाहो तो मैं इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपका ना जो डेटा फ्रेम सीरीज से क्रिएट हुआ है, जो आपके डिक्शनरी के कीज हैं, यानी कि नेम और मार्क्स, ये आपके डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाएंगे, ये नेम और मार्क्स। अभी ये वाली चीज है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अभय के 85, अनन्या के 92, जावेद के 88, ये आपका डेटा फ्रेम बना था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रीनेम मैंने फंक्शन लगाया, और कॉलम्स में मैं कॉलम्स को रीनेम कर रही हूँ, कि जो नेम कॉलम है वहां पर स्टू नेम कर दूं, मार्क्स को स्कोर कर दूं, और इन प्लेस में कर रही हूँ, ठीक है। तो बस ये नेम की जगह स्टू नेम आ गया, मार्क्स की जगह स्कोर आ गया, तो ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यही आपने लिखना आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसके आपका चॉइस के साथ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगेन इसका भी आउटपुट लिखना है, पांडास को इंपोर्ट कराया है, सीरीज क्रिएट की है महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, और एक कैपिटल्स नेम से सीरीज बनाई है मुंबई, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर वही सेम चीज है, स्टेट वो की आ जाएगी, मीन्स इंडेक्स आ जाएगा, और ये सारी स्टेट्स लिखी होंगी, फिर कैपिटल आ जाएगा, फिर सारी कैपिटल्स के नेम होंगे, फिर मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया इससे। अब मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ड्रॉप फंक्शन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, इंडेक्स 1, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वाली रो को मैं डिलीट कर रही हूँ, फिर मुझे अपने डेटा फ्रेम को डिलीट करना है, और सॉरी डिस्प्ले कराना है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखो, जब मैंने सीरीज बनाई, मैं आपको प्रिंट भी करा के दिखा देती हूँ साथ साथ, कि सीरीज आपकी जो स्टेट्स और कैपिटल है किस तरीके से बने। और मैं डेटा फ्रेम भी यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। चलिए अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखो जो आपका सीरीज स्टेट्स वाला है वो ऐसे बन गया, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, और जैसे मुंबई, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम वो कैपिटल वाला। तो जब डेटा फ्रेम क्रिएट करा मैंने अपनी सीरीज से, ये बन गया स्टेट और कैपिटल, जो आपकी डिक्शनरी की कीज थी वो आपके डेटा फ्रेम के कॉलम के नेम्स बन जाएंगे। अब उसने क्या करा, जिसका इंडेक्स क्या है 1, तो 1 इंडेक्स पर मेरे पास है गुजरात और गांधीनगर, ये रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो जब फाइनल डेटा फ्रेम प्रिंट कराओगे ये आंसर मेरे पास आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके यहाँ पर दिखा दिया। सो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, विच इज सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में जो है बेसिकली आप लोगों के 4 क्वेश्चन है, वो आपके 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें जो हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 इज, राहुल हैज रिसेंटली इन्वेंटेड a new type of solar powered water purification system and
and is concerned about the possibility of someone illegally copying and selling his invention without his permission. देखो जब भी इन्वेंशन की बात होती है दैट मीन्स उसको क्या कराना पड़ेगा, उसका पेटेंट. एक्सप्लेन राहुल द टर्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ आईपीआर इज राहुल इन्वेंशन कवर्ड, पेटेंट. और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर इन सेफ गार्डिंग इनोवेशन. ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स आईपी और आईपीआर में क्या डिफरेंस है. देखो आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जो आपने कुछ भी इन्वेंट किया, कुछ भी क्रिएशन जो आप लोगों का खुराफाती दिमाग जो चलाना एक तरीके से, वो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां तक. ठीक है, उसके बाद आपने जो इन्वेंट किया ना उस पर राइट ले रहे हो कि उसको कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, आपके काम को कोई अपना बता करके यूज ना कर सके, आपको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं लीगली, तो वो आपका आईपीआर होता है. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड लाइक लिटरेरी वर्क और इन्वेंशंस एक्सेट्रा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स आईपीआर आर लीगल राइट्स granted to creators for their original work. और इसको हमने बोला था कवर्ड अंडर पेटेंट हो गया. और नेक्स्ट था कि जो हमारा आईपीआर है वो प्रोटेक्ट इनोवेशन बाय ग्रांटिंग. हम जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं उसको एक लीगल राइट मिल जाता है कि अपने इन्वेंशन के ऊपर अब उसको कोई भी दूसरा यूजर उसको अनऑथराइज तरीके से यूज नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. राइट अ पाइथन प्रोग्राम आपने यहाँ पर लिखना है टू क्रिएट अ pandas सीरीज एज शोन बिलो यूजिंग अ ND array where the subject names are the indexes and the corresponding marks are the values in the series. तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज और डेटा फ्रेम क्रिएट करना. ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना बिल्कुल प्रैक्टिकली ही क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर pandas लाइब्रेरी इंपोर्ट करा दूं और ND array लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर numpy को भी इंपोर्ट करा देती हूँ, इंपोर्ट numpy. डन. अच्छा, उसके बाद है मेरे पास सब्जेक्ट नेम्स के जो इंडेक्सेस हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मार्क्स नेम से इक्वल्स टू np डॉट एरे. ठीक है, इसमें लिस्ट बना देती हूँ 85, 90, 78, 88. 85, 90, 70, 88, सॉरी 78 और 88. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक सीरीज बना रही हूँ और pd डॉट सीरीज और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मार्क्स जिसका डेटा होगा और इंडेक्स में मैं लिस्ट बना देती हूँ. उसने बोला कि मुझे को सब्जेक्ट के नेम इंडेक्स में देने, दैट मीन्स मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री. मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. ठीक है, अब इस एस को मैं क्या करा दूंगी, यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी. तो अब देखो जरा इसने जो एग्जाम्पल दिया क्या वैसी सीरीज बन गई है मेरे पास. मैथमेटिक्स 85, साइंस 90, इंग्लिश 78 और हिस्ट्री 88. ठीक है, तो और इसने कौन सा मेथड यूज किया है मार्किंग स्कीम में, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy, मार्क्स इक्वल्स टू np डॉट एरे, ये लिस्ट बना दी. बस सेम चीज है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर इसका नेम नहीं गिवन कि कोई भी आप ले लो. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मुझे डेटा फ्रेम बनाना है. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द pandas डेटा फ्रेम displayed below using a list of dictionaries. देखो pandas डेटा फ्रेम और सीरीज को क्रिएट करने के काफी सारे मेथड्स हैं और मैंने जो वीडियो बना रखी है ना उसमें मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं. ठीक है, और बहुत अच्छे से कर रखे हैं. एक बार आप ना IP12 की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहां पर आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरीज बहुत सारी लेनी है. तो जब मुझे डिक्शनरीज बहुत सारी लेनी है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या रहना, इसको तो मैं हटा दूं. ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ऐसा कुछ कह रहा है. लिस्ट और किसकी लिस्ट, डिक्शनरीज की. ऐसा कुछ बोल रहा है ना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ही तो है. ठीक है, सो यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाएगा. मैं यहाँ पर 3 डिक्शनरीज ले लूँ. देख मैंने D1 लिखा और कोर्स डेटा साइंस और ड्यूरेशन 12.
कोर्स की हो गई, डेटा साइंस उसकी वैल्यू हो गई, और ड्यूरेशन मेरे पास की हो गई, एंड उसकी वैल्यू इज 12। ये एक डिक्शनरी हो गई, ठीक है। ऐसे मैं दूसरी डिक्शनरी बना दूंगी और ऐसे मैं तीसरी डिक्शनरी बना दूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 18 और वेब डेवलपमेंट 6। Artificial intelligence is 18 and web development 6. ठीक है। सो अब ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में जो 3 डिक्शनरी के ब्रैकेट लगाई थी ना, दैट इज D1, D2 एंड D3। अब ये आपकी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई। अब एक इसका डेटा फ्रेम बना दो, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का बना दो, और इसको आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो। ठीक है, इंडेक्सेस देने नहीं तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0, 1 एंड 2। डन। ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो तो इन्होंने भी मेथड तो यही लिखा होगा, और तो क्या ही लिखेंगे। ठीक है, इंपोर्ट pandas as pd, और देखो D1, D2, D3 ये भी हमारे वाले लिख दिए, ऐसे हो गया, इस तरीके से हो प्रिंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इस D1 को हटा करके ये कंप्लीट डिक्शनरी यहाँ पर लिख दी, फिर कोमा करके इस D2 को हटा दो, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में सेकंड डिक्शनरी आपने यहाँ पर लिख दी, एंड ये जो थर्ड डिक्शनरी है ये यहाँ हो गई। बस ये थोड़ा सा बड़ा और हौच-पौच सा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 मुझे कहता है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉयज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। बहुत सिंपल है, आपको एक एम्प्लॉय नेम से टेबल क्रिएट करनी है, और देखो सब कुछ दे रखा है, कॉलम का नेम दे रखा है, डेटा टाइप दे रखा है, और ये भी बता रखा है इसको प्राइमरी की बनाना है। आपने तो बस सिंटेक्स में फिट करना है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी, पहले टेबल का नेम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक प्राइमरी की, कोमा EMP नेम varchar 25, कोमा हायर डेट, कोमा सैलरी इन लैक्स फ्लोट 4,2, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक प्राइमरी की, EMP नेम varchar दिस, हायर डेट, सैलरी इन लैक, और लास्ट वाले के आगे कोमा नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वो मुझे कह रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एम्प्लॉयज टेबल। अभी हमने एम्प्लॉयज टेबल बनाई, अब उसमें आपने क्या करना है, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, फिर वैल्यूज, और ये सारा लिख दोगे, इसको विद इन कोट्स कर दोगे, बस। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, ये सारे लिख दोगे। ये आपकी मर्जी, बिकॉज सारे कॉलम्स में इंसर्ट करना है, तो इसको चाहे ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स। अब देखो स्टूडेंट नेम से और मार्क्स नेम से दो टेबल है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और स्कोर। अब आपको क्या लिखना है, राइट एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर ना मैंने आपकी दोनों टेबल्स क्रिएट कर रखी है। मेरे पास जो डेटाबेस है दैट इज लाइव YT, एंड इसमें मैं कर देती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो स्टूडेंट्स नेम से मैंने टेबल बनाई है, ये वाली। ठीक है, अंकित, प्रिया, रोहन, श्रेया, रिहान। देखो इसमें स्टूडेंट नेम से, बिकॉज ना इस डेटाबेस में स्टूडेंट नेम से टेबल मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने उसको डिलीट ना करने की बजाय यहाँ पर एक स्टूडेंट्स नेम से टेबल बनाई है, और एक मार्क्स नेम से टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। ये दो टेबल्स है। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, CS, वही सेम डेटा। अब आपने क्या करना है, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 12 सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको बताने हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको बताने हैं। लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 12, नेम्स जो क्लास 12 में है, मतलब अंकित, रोहन और रेहान, और इसको अरेंज करना है
सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सेलेक्ट, क्या डिस्प्ले कराने स्टूडेंट्स के नेम, तो कॉलम का नेम क्या है, आई थिंक नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इक्वल्स टू द 12th क्लास की हूँ और ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, अब उसमें बोला है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो आपका असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, तो उसको चाहे रहने दो। ठीक है, तो ये क्वेरी आपकी आएगी सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12 ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से टेबल लिखा है, बट आप लोग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो स्टूडेंट नेम लिखोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन अपर केस वेयर स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। जहां पर बच्चों ने 80 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, दैट मीन्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, उनके जो सब्जेक्ट के नेम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स इन अपर केस में डिस्प्ले कराने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सेलेक्ट, अपर फंक्शन लगा दो, किस कॉलम पर लगाना है, सब्जेक्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल नेम इज मार्क्स और वेयर स्कोर ग्रेटर देन, स्कोर है इस कॉलम का नेम, ठीक है, और जहां पर क्या है स्कोर ग्रेटर देन मोर देन 80 है, तो इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना, ठीक है, ग्रेटर देन 80 बस। अब जिसके भी जो स्कोर है वो 80 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सीएस, इन सब के जो सब्जेक्ट के नेम्स है वो किस में आ गए, कैपिटल में। क्वेरी हमने लिख दी सेलेक्ट अपर सब्जेक्ट फ्रॉम मार्क्स वेयर स्कोर ग्रेटर देन 80। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के नेम्स बताना है अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट एंड स्कोर, मतलब कि स्टूडेंट का नेम और सब्जेक्ट और स्कोर, स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट और स्कोर। अब देखो जब भी आपको जो है ना दोनों टेबल्स में से डेटा चाहिए तो दैट मीन्स मेरे पास ज्वाइन कमांड यूज होगी, ठीक है, और ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स ध्यान रखना, सेलेक्ट जो डिस्प्ले कराना वो लिख लोगे। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट का नेम एंड सब्जेक्ट और स्कोर, तो जो डिस्प्ले कराना है वो मैंने यहाँ लिख लिया। फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स कोमा मार्क्स, और फ्रॉम दिस वेयर, देखो जब भी ज्वाइन कमांड लगाओगे ना तो एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा। यहाँ पर जो कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम है दैट इज स्टूडेंट आईडी, तो वेयर स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी, बस। तो देखो नेम्स अंकित का आ गया नेम, अभी कैसे आया पता है आपको, अंकित की स्टूडेंट आईडी क्या है 1 के करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट और मार्क्स क्या है, मैथमेटिक्स और 85, तो अंकित मैथमेटिक्स 85, इस तरीके से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्वेरी लिख दी। अब इसी का है और पार्ट कि या तो तुम ये क्वेरीज लिख दो या फिर तुम क्या कर दो, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, एम्प्लॉय नेम से टेबल गिवन है विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है, विच एट्रीब्यूट इन द टेबल can be considered as the primary key, provide justification for your answer। तो प्राइमरी की में एम्प्लॉय आईडी को मैं बना सकती हूँ बिकॉज इट आइडेंटिफाइज योर रिकॉर्ड यूनिकली। Write a suitable SQL query to add a new column experience of numeric data type to the table। अब देखो कॉलम ऐड करने के लिए कौन सी कमांड है, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज एम्प्लॉय और इट्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम एक्सपीरियंस न्यूमेरिक और सेमीकोलन, ठीक है। ये कॉलम वर्ड लिखना क्या है, ऑप्शनल, हाँ इंटीजर, ठीक है। न्यूमेरिक में आप इंटीजर लिख सकते हो, कोई भी आपकी न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो सारे मैंने यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक लिख दिए, मीन्स आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप अपने लिख सकते हो, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है। एक्सपीरियंस है इंटीजर में इन्होंने लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट स्टार,
फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब मुझे ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट वाइज और बताना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर देखो पहले मैं डिपार्टमेंट में क्या लिखूंगी, आईटी, आईटी में कितने हैं 3, आईटी के आगे 3 लिख दूंगी, एचआर में 1 लिख दूंगी और फाइनेंस में भी कितना लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, सिंपल, डन। तो इसी के साथ आप लोगों का जो सेक्शन सी है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, विच इज सेक्शन डी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन डी, और जो सेक्शन डी है उसमें आप लोगों के 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं, सेक्शन डी आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि रोहन, a business analyst is working on a Python program to create a line graph उसने बनाना है that represent the monthly revenue in lakhs of a company over 5 months का उसमें आपका डेटा है। However, some parts of his code are incomplete. Help Rohan by filling the blanks in the following Python program. इससे इजी तो बेटा क्या ही आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने, ठीक है। बट हम इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर हम जो मिसिंग लाइन्स है वो लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये आपको कह रहा है, राइट द सुटेबल कोड फॉर इम्पोर्ट स्टेटमेंट इन द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क्ड स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर मैं अपना मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट इम्पोर्ट करा लूँ, import matplotlib dot pyplot as plt, ठीक है। नेक्स्ट इसने मंथ्स लिया जैन फेब मार्च अप्रैल में और रेवेन्यू लिया इतना इतना, ठीक है। और इसने यहाँ पर प्लॉट भी करा रखा है, इसका जो मंथ्स है वो एक्स एक्सिस पर है, रेवेन्यू वाई एक्सिस पर है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमें ये कह रहा है लिखने को, राइट द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क द स्टेटमेंट 2 which plots the line graph plot करना है with appropriate data means x और y axis and includes a label for the legend। यहाँ पर इन्होंने ये legend ले रखा है ना, revenue next, ये वाला लेबल भी मुझे यहाँ पर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ plt dot plot फंक्शन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x एक्सिस पर आपका मंथ है, y एक्सिस पर मेरा रेवेन्यू है, दोनों दे दिए। फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेबल इक्वल्स टू, लेबल मुझे क्या लिखना है, रेवेन्यू इन लैक्स ब्रैकेट में। यहाँ पर उसमें स्पेस था तो मैंने भी स्पेस दे दिया, बाकी आपकी चॉइस है, एज इट इज लिख दो, ठीक है। चलिए ये प्लॉट हो गया, ये एक्स लेबल उन्होंने दे दिया, वाई लेबल दे दिया मंथ्स और रेवेन्यू के लिए। एंड देन उसके बाद आता है मेरे पास स्टेटमेंट 3, fill in the blank in statement 3 with the correct Python code to set the title of the graph। टाइटल सेट करना है, तो टाइटल फंक्शन है मंथली रेवेन्यू एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी plt डॉट टाइटल मंथली रेवेन्यू एनालिसिस, ये भी हो गया टाइटल। स्टेटमेंट 4 वो मुझे कह रहा है, fill in the blank in statement 4 with the appropriate Python code to save the graph as an image file named monthly revenue dot png। इस नेम से मुझे सेव करना है फाइल को, ठीक है। सो मेरे पास सेव फिग नेम से फंक्शन है, मैं यहाँ लिखूंगी plt डॉट सेव फिग और ब्रैकेट में जो आपको नेम गिवन है उसको विद इन कोट्स लिखो। अब आप इसको सिंपली क्या करोगे, लेजेंड फंक्शन कॉल के, लेजेंड को डिस्प्ले कराने के लिए शो फंक्शन कॉल के आपका चार्ट को डिस्प्ले कराने। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो ये आपका लेजेंड आ गया, ये टाइटल आ गया, सारा का सारा डिस्प्ले हो गया। अब मैं एक बार यहाँ पर आपको मंथली रेवेन्यू डॉट png, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव फिग फंक्शन कॉल करके अपना जो हमारा लाइन चार्ट है उसको भी सेव कराया था, तो ये वो भी सेव हो गया, ठीक है। आप अगर आइडियली पे कर रहे हो तो जहां पर आपके पाइथन की फाइल है ना वहीं पर ये सेव हुआ होगा, सेम लोकेशन। चलिए सो ये हो गया, इसके आंसर्स देख लें तो यही सब है, डन। चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट पर। इसमें मुझे बोला है कि राघव हु वर्क्स एज अ डेटाबेस डिजाइनर हैज क्रिएटेड अ टेबल, स्टूडेंट नेम से टेबल है, आरव शर्मा प्रिया अय्यर, ये वाली टेबल भी आई थिंक स्टूडेंट 2 नेम से या फिर स्टूडेंट 3 नेम से है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 नहीं है तो स्टूडेंट 3 है आई थिंक, स्टूडेंट 1, ठीक है।
तो स्टूडेंट 1 नेम से मेरे पास एक टेबल है, आरव शर्मा प्रिया अय्यर वाली, सेम डेटा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग, शो द नेम एंड सिटी। ये नेम है, ये सिटी है, ठीक है। नेम और सिटी डिस्प्ले करानी है, बोथ इन अपर केस, सॉर्टेड अल्फाबेटिकली बाय नेम, सॉर्टेड अल्फाबेटिकली बाय नेम। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सेलेक्ट, अपर फंक्शन लगा दूंगी नेम, और यहाँ पर लिख दूंगी अपर सिटी फ्रॉम, टेबल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट 1, आप लोग स्टूडेंट लिखना, ठीक है। और फ्रॉम स्टूडेंट 1 ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो आप इसी अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट अपर नेम अपर सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, कहाँ गया, दिस, डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी along with the name of the month in which the student was admitted to the school, means month का नेम जिसमें उसका एडमिशन हुआ है, तो ये एडमिशन डेट है ना, इसमें मंथ का नेम, दैट मीन कि अप्रैल मई जून मार्च इस तरीके से। तो मैं क्या लिख दूंगी, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी चाहिए उसको, कोमा मंथ नेम, मंथ नेम किसका, एडमिशन डेट वाले कॉलम का, फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या किया, क्या क्या डिस्प्ले कराने, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी हो गई, अलोंग विद द नेम ऑफ द मंथ। नेम ऑफ द मंथ के लिए कौन सा फंक्शन है, मंथ नेम है, और किस कॉलम पर लगाना है, एडमिशन डेट पर, आ गया अप्रैल मई जून मार्च अगस्त। थर्ड मेरे को कहता है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताने, सिंपल है, सेलेक्ट एवीजी, और मार्क्स के लिए कॉलम का नेम है मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1, आप लोग स्टूडेंट लिखना, ठीक है। एवरेज मार्क्स आ गए। नेक्स्ट इज शो द नेम्स ऑफ द सिटीज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन द सिटी, कि हर एक सिटी में कितने पर्सन्स यानी कि स्टूडेंट्स रहते हैं। तो देखो इसके लिए ग्रुप बाय कमांड यूज होगी, लाइक दिल्ली में मेरे पास 2 है, मुंबई में 2 है, बेंगलुरु में 1 है। तो ग्रुप बाय कमांड कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट जिस कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है, किस कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है, सिटी वाइज देखना है, कोमा काउंट करने, एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा जब भी आप ग्रुप बाय कमांड लगाओगे, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट 1, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करिए उस कॉलम का नेम यहाँ पर जरूर लिखो। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, डन। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट, कि या तो वाला अटेम्प्ट कर दो या फिर ये वाला कर दो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। स्टूडेंट नेम से टेबल है और आपको इसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये सब दे रखा, सेलेक्ट नेम और लेंथ ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 303। तो स्टूडेंट आईडी जो है क्या है, लेस देन 303। तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 रिकॉर्ड्स हैं जिसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, लेस देन 303 है। तो वहां पर एक 301 वाला है और एक 302 वाला है, ठीक है। ये नेम हो गया। और लेंथ ऑफ नेम, लेंथ ऑफ नेम मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। आर्यन में काउंट करो कितने कैरेक्टर्स है, ARYAN 5। आयशा में काउंट करो कितने हैं, 6 है आई थिंक। तो यहाँ पर आ गया 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट वो मुझे कह रहा है सेलेक्ट लोअर और नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मंथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ 3। ये डेट ऑफ बर्थ है, मंथ क्या है 3 है, तो आर्यन हो गया। इसको आपने क्या करना है, लोअर केस में लिख दो आर्यन को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये स्टूडेंट टेबल है, एवरेज निकाल दो 88 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 72 प्लस 95 और डिवाइड कर देना 5 से, तो एवरेज आ जाएगी 86.0। लास्ट से मेरे पास सेलेक्ट नेम और मार्क्स बताना है, और जहाँ पर जो मार्क्स है बिटवीन 90 एंड 100। अब देखो बिटवीन वाले में ना आपको बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती है, मतलब ये 90 भी इंक्लूड होगा और 100 होता तो वो भी इंक्लूड होता है। तो 90 और 95 ये 2 रिकॉर्ड्स हैं जो 90 to 100 के बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स ये 302 और 6 वाला आयशा और मारिया। क्या क्या डिस्प्ले कराना है इसके, नेम और मार्क्स। तो नेम है आयशा और मार्क्स है 90, मारा 95, ठीक है।
सो इसी के साथ आप लोगों का जो सेक्शन डी था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, विच इज सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में आप लोगों के 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के 5-5 मार्क्स के हैं, और जो सेक्शन ई होगा आप लोगों का दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। सो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। ABC Private Limited is a leading global IT solutions. Basically this is from the case study based question of networking, जो 5 मार्क्स का है। तो ये आपका कुछ सिनेरियो गिवन है, ये मुंबई हेड ऑफिस है, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स है, ये आपका जयपुर रीजनल ऑफिस है, ये आपको डिस्टेंस गिवन है एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है हर एक डिपार्टमेंट और ऑफिस में। अब फर्स्ट पार्ट देखो आपका, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन द मुंबई ऑफिस सेटअप टू इंस्टॉल द सर्वर। अब सर्वर बताना है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना, लेट सपोज मुझे यहाँ पर 50 की जगह 150 गिवन है, ठीक है। लेट सपोज मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, 50 की प्लेस पर 150। तो काफी बच्चे ना इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या कर देते हैं तुम लोगों को, कि तुमने देखा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम जयपुर ऑफिस में, इसको हम सर्वर बना देते हैं। नो, देखो जयपुर ऑफिस आप लोगों का अलग है और ये मुंबई ब्लॉक में ये 4 ब्लॉक्स है मुंबई वाली ऑफिस में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन द मुंबई ऑफिस सेटअप में कितने हैं। तो मुंबई ऑफिस सेटअप में आपका जयपुर ऑफिस नहीं आ रहा ना, तो 150 वाला अगर मैक्सिमम होगा तो नहीं काउंट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है दैट इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सो आप आंसर लिख दोगे, द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Next is second question. Draw a suitable cable layout of wide network connectivity. Cable layout draw करना है और between the departments in the Mumbai office. तो जयपुर रीजन को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। एडमिन आपका सर्वर है, इससे बाकी सब कनेक्ट कर दो, ठीक है। आपका स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, which hardware device will you suggest to connect all the computers within each department? तो हर एक बिल्डिंग में वो आपका क्या यूज होता है, स्विच या फिर हब, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ नेटवर्क बताना, लैन, मैन और वैन टू कनेक्ट द मुंबई। देखो मुंबई और जयपुर को कनेक्ट करना है, ठीक है। दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क यूज हो जाएगा, वैन। विद इन द सिटी आपका मैन होता है, ठीक है। और व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू सपोर्ट डिपार्टमेंट, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो बेसिकली मुझे अपने सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज करते हैं, रिपीटर्स। तो आंसर विल बी रिपीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन इस टाइप का आना ही आना है, डेटा फ्रेम में से इवन आपका जो नेटवर्किंग का केस स्टडी बेस्ड वो भी आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, कंसीडर द डेटा फ्रेम DF शोन बिलो। ये आपको एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है और आपको पाइथन स्टेटमेंट्स लिखनी है फॉर द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेम डेटा फ्रेम जो क्रिएट कर रखा है, उसको मैं हटा देती हूँ। तो यू कैन सी हियर सेम डेटा फ्रेम जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर क्रिएटेड है। अब फर्स्ट देखो ये आपको कह रहा है राइट द पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिंट द लास्ट 3 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम DF। अब इसकी लास्ट 3 रोज मुझे प्रिंट करनी है, यानी कि मुझे प्रिंट करना है आरव, निशा और आदित्य का रिकॉर्ड, ठीक है। सो एक तो मेरे पास टेल फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट DF डॉट टेल और ब्रैकेट में क्या लिख दूं, 3। तो आपका टेल हेड और टेल फंक्शन, हेड फंक्शन टॉप की 3 रोज देता और टेल फंक्शन आपका लास्ट की 3 रोज दे रहा है। अगर आप चाहो यहाँ पर लॉक और आई लॉक का यूज भी कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर लॉक, लॉक में मैंने लिखा 2:4, ठीक है। लॉक में आपका दोनों स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू दोनों इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 2, 3, 4, ठीक है। आई लॉक का यूज भी कर सकते हो, आपके चॉइस है। नेक्स्ट है मेरे पास एड अ न्यू कॉलम नेम्ड एक्सपीरियंस विद द वैल्यूज दिस। ये वैल्यूज है उसकी, ठीक है। आपको एक एक्सपीरियंस नेम से कॉलम ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डेटा फ्रेम का नेम लिखोगे, कॉलम का नेम लिखोगे और जो वैल्यूज डालनी है वो लिख दो। हो गया कॉलम ऐड और प्रिंट करा दो आप अपने डेटा फ्रेम, ठीक है। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर आप लोगों का जो एक्सपीरियंस कॉलम है वो जो पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ है वो एड ऑन हो चुका है। चलिए इसके आंसर की मैं आप देखना चाहो तो
यहाँ पर df डॉट टेल इन्होंने लिख दिया, ये सेम हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वन, डिलीट द कॉलम सैलरी फ्रॉम द डेटा फ्रेम। हम ड्रॉप फंक्शन काफी बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। सैलरी कॉलम डिलीट करना है डेटा फ्रेम से, तो ड्रॉप फंक्शन का यूज कर दोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ df डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, सैलरी। एक्सेस देना पड़ेगा मुझे उसको 1, कोमा इन प्लेस में कर दूंगी ट्रू, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों का जो सैलरी कॉलम है वो क्या हो जाएगा, डिलीट, राइट। चलिए इनका आंसर देखते हैं। df डॉट ड्रॉप, हाँ आप एक्सेस ना लिख करके कॉलम्स लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। कॉलम्स इक्वल्स टू सैलरी, जो कॉलम डिलीट करना है, और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ से करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो कॉलम्स इक्वल्स टू सैलरी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, और फिर मुझे यहाँ पर एक्सेस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे को बोला गया है उसने रीनेम द कॉलम डिपार्टमेंट टू DEPT, ठीक है। डिपार्टमेंट कॉलम क्या करना है, रीनेम करना। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप की जगह पर रीनेम फंक्शन लगा दूं, और कॉलम्स इक्वल्स टू इन प्लेस तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लो, पहले कॉलम का नेम क्या था, डिपार्टमेंट कॉलम, अब मुझे क्या करना है, DEPT। चलिए सो देखो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा है, कॉलम को रीनेम करने के लिए यहाँ पर देखो पहले कॉलम का नेम डिपार्टमेंट था, फिर मैंने उसको रीनेम क्या कर दिया, DEPT, ठीक है। सो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, रीनेम फंक्शन है। रीनेम फंक्शन देखो ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉलम्स नेम से आर्ग्यूमेंट है जो डिक्शनरी टाइप का है। अब इसको आपने डिक्शनरी देनी है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होता है, तो जो पुराने कॉलम का नेम है वो लिखोगे, कॉलम करके जो न्यू नेम आपने देना है वो लिखोगे, वो रीनेम हो जाएगा। और इन प्लेस मैंने क्या कर दिया, ट्रू। नेक्स्ट है डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो नेम और सैलरी कॉलम डिस्प्ले कराने, एक से ज्यादा कॉलम है। देखो प्रिंट df, अगर मुझे सिर्फ नेम कॉलम डिस्प्ले कराना हो तो मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, ठीक है। नेम कॉलम आ गया। अब मुझे अगर नेम और सैलरी कराना है तो अगर मैं सिर्फ ऐसे यहाँ पर लिखूंगी इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स डिस्प्ले कराने तो आपको यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो तो नाउ यू कैन सी हियर, अब मेरे पास सिर्फ कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, एक नेम और एक सैलरी, राइट। चलिए अब हमारे पास हम आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, एसक्यूएल बेस्ड है। इसमें आपको कोई टेबल नहीं, कोई वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं दे रखा, जस्ट आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और आपको उसके बेसिस पर क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरे पास, राइट द सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट कोड कॉलम इन द प्रोडक्ट्स टेबल। टेबल का नेम गिवन है, कॉलम का नेम गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रिट्रीव कराने हैं, तो दैट मीन्स मेरा लेफ्ट फंक्शन यूज होगा, ठीक है। कौन सा कॉलम है, प्रोडक्ट कोड है कॉलम, और टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट, लेफ्ट फंक्शन लगा दोगे, ठीक है। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 यहाँ पर आएगा, जितने कैरेक्टर्स रिट्रीव कराने हैं, ठीक है। इस कॉलम से करानी है प्रोडक्ट कोड फ्रॉम टेबल का नेम प्रोडक्ट्स गिवन है। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मीन्स काउंट फंक्शन यूज करोगे फ्रॉम ऑर्डर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल में से कॉलम का नेम क्या है, ऑर्डर आईडी, तो सेलेक्ट, काउंट करना है, ऑर्डर आईडी कॉलम लिख दोगे, फ्रॉम टेबल नेम इज ऑर्डर्स। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले द ईयर ऑफ द ऑर्डर डेट्स। जो ऑर्डर की डेट्स हैं उसमें आपको ईयर बताना है फ्रॉम द ऑर्डर डेट कॉलम और ऑर्डर्स टेबल। तो सेलेक्ट, ईयर फंक्शन लगा दोगे, ऑर्डर डेट कॉलम में से फ्रॉम टेबल नेम इज ऑर्डर्स।
टू डिस्प्ले द एड्रेस कॉलम फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। एल्ट्रिम आट्रिम होता है ना, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाने हैं तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ट्रिम फंक्शन। एड्रेस कॉलम पर लगाना है तो सेलेक्ट ट्रिम एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम गिवन आप लोगों को कस्टमर। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द करंट डेट। करंट डेट बतानी है तो सेलेक्ट डेट और नाउ। ठीक है, नाउ फंक्शन आपको डेट या टाइम बता देगा, डेट फंक्शन उसमें से आपको सिर्फ डेट बता देगा। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का और पार्ट कि या तो ए पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है या फिर बी पार्ट। तो बी पार्ट में मेरे पास है टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम में आपके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कौन से फंक्शन से पता लगेगा? लेंथ फंक्शन से। तो सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में क्या स्ट्रिंग लिख दोगे? डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस बताना है तो इन str फंक्शन यूज करोगे ऑफ द लेटर ए इन द प्रोडक्ट नेम कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेबल। तो सेलेक्ट इन str कौन से कॉलम से बताना है? प्रोडक्ट नेम से। कौन सा कैरेक्टर? ए फ्रॉम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट फॉर ईच ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन अमाउंट कॉलम। तो उसके लिए मेरे पास पावर फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख करके 2 लगा दूं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर करना है? ट्रांजैक्शन अमाउंट कॉलम का। तो सेलेक्ट पावर फंक्शन लगा दो, ट्रांजैक्शन अमाउंट कोमा 2 स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम टेबल नेम इज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फ्रॉम द सैलरीज कॉलम इन द एम्प्लॉयज टेबल। तो एवरेज सैलरी निकालना है फ्रॉम द सैलरीज कॉलम। तो सेलेक्ट एवीजी एंड देन सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है डिस्प्ले द टोटल सम ऑफ द सैलरी फ्रॉम द सैलरी कॉलम। पहले सैलरीज कॉलम था, अब सैलरी कॉलम है, ठीक है, और एम्प्लॉयज टेबल है। तो सेलेक्ट सम एंड देन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। डन, ठीक है। सो इसी के साथ आप लोगों का ये जो सैम्पल पेपर है CBSE इशूड सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2025 एंड 26 ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहे हो। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बच्चों एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस एक बार पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाकर के देखना, वहाँ पर 12th IIP की प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, सारी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो। और इस चैनल पर हम लोग 9 to 12 का कंटेंट डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, क्वालिटी कंटेंट चाहिए हो, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ठीक है। और जो सैम्पल पेपर का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।